अभी तक आपने सुना। आज अभी मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। बता सकती हो क्यों? क्यों दिल कर रहा है कि आपके कांपते होठों के पास आए, आपके चेहरे को चूम लें, आपके करीब आए, पर जानते हैं ये हक आपने मुझे नहीं दिया। फिर क्यों इस दिल में आपको पाने के अरमान जाग उठे हैं? क्यों सब जान के आप में खुद को खो देने को दिल कर रहा है? बताओ नंदिनी। उसके ये कहने पर नंदिनी के हाथों के पकड़ रुद्र के शर्ट पर कसने लगी। वो अब खामोश खड़ी थी और घबराई जा रही थी। अब आगे रुद्र नंदिनी के बहुत करीब खड़ा था। नंदिनी नजरें नीचे किए सहमी सिमटी हुई खड़ी थी। रुद्र उसके चेहरे को पास लेकर आया और उससे बोला, जानता हूँ मैं कि आप इस शादी को नहीं मानती, बस इस शादी को इसलिए निभा रही हैं क्योंकि आपको अपनी रियासत को संभालना है। पर मुझे ये नहीं पता कि मैं ये शादी क्यों नहीं तोड़ रहा हूँ, क्यों इस शादी में रहना चाहता हूँ, इन रिश्ते में रहना चाहता हूँ, क्यों बार बार कदम आप तक आकर रुक जा रहे हैं। मैं जानता हूँ मैं आपकी पसंद नहीं हूँ, पर मेरे दिल को आप पसंद है नंदिनी। उसके ये शब्द सुनकर नंदिनी की झुकी आंखें ऊपर उठ गईं और उसे देखने लगीं। बादलों का कड़कना और बरसना अभी तक जारी था। तूफान अभी भी वैसा ही था। नंदिनी के ऐसे देखने पर रुद्र ने आगे कहा, ऐसे मत देखें हमें, क्योंकि आज जो भी मैं कह रहा हूँ वो सच है। हाँ, हमारा दिल आपको पसंद करता है। इन आँखों को आपको देखना अच्छा लगता है। मन आपकी बातों से खुश होता है। आपका उदास चेहरा देखकर उदास होता है। बहुत मुश्किलों से संभाल पाते हैं खुद को जब आप पास होते हैं। बहुत कुछ दफन करके ये दिल बैठा है, पर आज चाहता है सब बोल दे, सब कह दे ये आपसे। नंदिनी, आपको चाहने लगा ये दिल, पसंद करने लगा और शायद प्यार भी करने लगा है। इसे आपकी आदत हो गई है। ये कहते हुए उसने नंदिनी का हाथ अपने सीने पर रख दिया, जो इस वक्त बहुत जोरों से धड़क रहा था। नंदिनी को उसकी आवाज़ जैसे अपने सीने में महसूस होने लगी थी। वो हाथ हटाना चाहती थी, पर रुद्र ने उसका हाथ बहुत कस के पकड़ रखा था। मत हटाएं, सुकून मिलता है इसे। आप सोच नहीं सकती, जब उस दिन तूफान में आप फंस गई थी, नहीं मिल रही थी, तब हमारी सांसें अटक गई थी। ऐसा लगा जैसे अभी जान निकल जाएगी, पर जब आपको देखा तो जैसे इसमें जान आई। उस दिन जब उन लोगों ने आपको मेरी पत्नी, मंगेतर जो भी समझा, हमने समझने दिया। दिल ही नहीं किया कि मना करें, नहीं किया दिल कि बोल दूं इन्हें कि ये मेरी कुछ नहीं है, क्योंकि शायद इस दिल को पता था आप मेरी कुछ नहीं, बहुत कुछ बन रही हैं। जब पहली बार आपकी आवाज़ झील के किनारे सुना तो दिल बेचैन हो गया। आपकी आंखों को देखा तो उसी में जैसे खो गया, पर जब ये चेहरा सामने आया तो धीरे धीरे मैं जैसे अपना सब खो बैठा। अब तो लगता है जैसे मैं खुद का ही नहीं रहा। रुद्र ये कहते हुए नंदिनी से अपना माथा लगा के खड़ा हो गया। नंदिनी अब उसके इतने करीब होने से घबरा रही थी। उसकी बातें उसे बेचैन कर रही थी। उसने रुद्र से अपना हाथ हटाना चाहा और उससे दूर जाना चाहा, तो रुद्र ने उसकी गर्दन में हाथ डाल के उसे कस के पकड़ लिया और उसकी घबराई हुई आंखों में देखने लगा। नंदिनी के कांपते होठों से टपकते पानी को देखते हुए वो उसके करीब आने लगा। नंदिनी अब बेचैन होने लगी थी। वो खुद को छुड़ाने लगी, पर रुद्र जैसे मदहोश हो गया था। नंदिनी ने उसे धक्का दिया और खुद से दूर कर जाकर बारिश में खड़ी हो गई। रुद्र उसे देखे जा रहा था। नंदिनी ने उससे कहा, खबरदार रुद्र जी, जो आप हमारे करीब आए, हमारे दिल में आपके लिए कुछ नहीं है और न कभी होगा। रुद्र जी, हम सिर्फ आपको अपना अच्छा दोस्त मानते हैं, बस, और कुछ नहीं। मैंने कभी आपके बारे में ऐसा कुछ सोचा ही नहीं और आगे सोचूंगी भी नहीं। मैं बस आपसे एक दोस्त की तरह बात करती हूँ। आपने उसे कुछ और ही समझ लिया। रुद्र जी, आप मेरी बात करने को, हंसने को कुछ गलत ही समझ बैठे हैं। मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ और ना कभी कर सकती हूँ, क्योंकि इसके लिए मुझे इजाज़त नहीं है। आप प्लीज़ खुद को रोक लें और चाहे तो किसी और से शादी कर लें। उसके ये बोलने पर रुद्र को गुस्सा आ गया। उसने नंदिनी के पास आकर उसके दोनों बाजुओं को कस के पकड़ लिया और उससे बोला, क्या कहा आपने? मैं किसी और से शादी कर लूं? नंदिनी जी, आप शादी को खेल समझती हैं क्या? जो जब चाहे जिससे कर लो, पर प्लीज़ हमारा ख्याल आप अपने दिल से
क्या दिमाग से भी निकाल दें, क्योंकि हम आपके साथ किसी भी रिश्ते में नहीं बंधना चाहते हैं। नंदिनी की बातें सुनकर रुद्र बारिश में आया और उसे पकड़ अपने पास लेकर आया और उससे बोला, आप क्या चाहती हैं नंदिनी? क्या नहीं नंदिनी, इससे हमें मतलब नहीं है। मेरा दिल आपको चाहता है, मेरा दिल आपसे प्यार करता है और वो आपको अपने करीब चाहता है। इससे मुझे मतलब है, मुझे खुद के सुकून से मतलब है। और जो आप ये बोल रही हैं ना कि किसी से शादी कर लो, तो नंदिनी, रुद्र सिंघानिया जी, आप भूल रही हैं, मेरी शादी हो रखी है और मेरी पत्नी के होते हुए मैं किसी दूसरी लड़की के साथ रिश्ते बनाने के बारे में सोचूं तो ये गलत है और गलत काम मैं करता नहीं हूँ। इसलिए भूल जाएं कि ऐसा कुछ भी होगा। और यदि आपने ऐसा कहा कि मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है, तो मेरे लिए तो ये झूठ है। झूठ कहते हैं आपके ये कांपते होठ, क्योंकि सच तो आपकी आंखें, आपका झुका हुआ चेहरा कहता है, जो मेरे पास आने से सिमटता जाता है। और हाँ, कल मैं जा रहा हूँ वापस, तो सोच रहे हैं आपके दिल की धड़कन को थोड़ा सा बेचैन करके जाएं, ताकि आपको पता चले कि आपके दिल में क्या है। ये कहते हुए उसने अचानक से नंदिनी के होठों को चूमने लगा। नंदिनी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर रुद्र नंदिनी की बातों से गुस्से में था। उसने नंदिनी को तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसका गुस्सा कुछ कम नहीं हुआ। नंदिनी की सांस हल्की उखड़ने लगी थी। रुद्र ने उसके गालों से अपने होठों से लगा के कहा, रहो दूर, अब हम भी देखें कहाँ तक इस एहसास से दूर भाग सकती हैं आप। कब तक मुझसे दूर रह सकती हैं? कब तक अपने दिल में दबे मेरे लिए एहसास को दबा सकती हैं? मैं खुद के लिए थोड़ा सुकून लेकर जा रहा हूँ, अगर वहाँ नहीं रह पाया तब वापस आऊँगा। ये बोलकर उसने उसे खुद से दूर किया और बारिश में भीगती हुई उसे देखे जा रही थी। नंदिनी की आंखों में गुस्सा था। वो रुद्र से मुंह फेर के खड़ी हो गई। रुद्र ने आगे बढ़ के उसे बाहों में उठा लिया और बिना कुछ बोले उसे वहाँ से लेकर नीचे गाड़ी के पास जाने लगा। शाम का वक्त शिमला। रागिनी सुबह से श्लोक की तीमारदारी करने में लगी थी। श्लोक उसे बहुत परेशान कर रहा था। आखिर ये मौका श्लोक हाथ से कैसे जाने देता। उसने रागिनी से इतना काम कराया था कि वो बेचारी थक गई थी। रागिनी रात का खाना बना के जब श्लोक के कमरे में आई, वो श्लोक उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। रागिनी ने उसे प्लेट देते हुए गुस्से में कहा, ये लो, ठूंस लो। श्लोक ने उसे देखते हुए कहा, ऐसे दोगे किसी को खाना? अरे खाना जब किसी को दिया जाता है तब उससे प्यार से बोला जाता है, ताकि वो खाए तो पच जाए। पर तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मार रही हो, थोड़ा प्यार से कहो। रागिनी ने उसे घूर के देखते हुए कहा, इतना प्यार मेरे अंदर नहीं है। खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो मत खाओ। उसके ये बोलने पर श्लोक ने फ़ोन उठाते हुए कहा, तो मुझे मजबूरन भाभी को फ़ोन करके बताना होगा कि तुमने मुझे। उसने इतना ही कहा था कि तभी रागिनी ने उसे अपने हाथ से रोटी तोड़ के उसके मुंह में डाल दिया। श्लोक ने खाते हुए उसे मुस्कुरा के देखा तो रागिनी ने उससे कहा, तुम एक बार ठीक हो जाओ, इस बार मैं तुम्हारी टांग ही तोड़ दूंगी, तब देखती हूँ किससे क्या कहोगे। बहुत बोलना आता है ना, तब बोलते रहना। ये कहते हुए वो उसे खाना खिला रही थी। श्लोक उसे मुस्कुराते हुए देख कर बोला, अगर तुम मेरी ऐसी ही देखभाल करोगी तो मैं आज क्या सालों तुम्हारे लिए गिरने को तैयार हूँ। पर तुम मुझे ऐसे खाना खिला देना, मेरी देखभाल कर देना, बस यही चाहिए। वैसे खीर कम मीठी है, रागिनी ने कहा। शुक्र मनाओ कि मैंने इसमें जहर नहीं डाल दिया, वरना तुम मीठा खाने के लिए जिंदा ही नहीं बचते। और ये रही तुम्हारी दवा, खा लो, मैं वाटर बैग गर्म करके लेकर आती हूँ। ये कहकर वो चली गई। श्लोक उसे जाते हुए देख कर बोला, प्यार तो है आपके दिल में, बस उसे आप मानना नहीं चाहती, इसलिए तो हर बार नज़रें चुरा के भाग जाती हैं। पर मेरा नाम भी श्लोक है, ऐसे तो नहीं जाने देंगे आपको। ये बोलकर वो मुस्कुराने लगा। कुछ देर बाद रागिनी उसके कमरे में आई। देखा तो श्लोक आंखें बंद किए लेटा हुआ था। रागिनी उसके कमरे में आई और दरवाज़ा बंद करके उसके पास आ गई। उसके हाथ में एक कटोरी थी और साथ में गर्म पट्टी। उसने एक स्टूल लिया और उस पर सारा सामान रख के धीरे से श्लोक के पैर के पास बैठ गई। उसने कंबल हटा के धीरे से उसका पैर अपनी तरफ कर दिया। कटोरी में वो मालिश के लिए कुछ लेकर आई थी। उसने जैसे ही श्लोक का पैर पकड़ के मालिश करना शुरू किया कि तभी क्या कर रही हो? श्लोक ही चिल्लाते हुए बोल उठा। उसने देखा रागिनी उसके पैर को गोद में रखकर उसे मालिश कर रही थी। रागिनी ने कहा, अरे मालिश कर रही थी, तुम इतनी जोर से क्यों चीखे? श्लोक ने अपना पैर उसकी गोद से हटा के दूर करते हुए कहा, पागल हो तुम,
तुम्हें पता है ना मेरे पैर में लगा हुआ है, उसके बाद भी तुम इतनी ज़ोर से मेरे पैर को रगड़ रही हो। रागिनी ने उसे देखकर कहा, तुम क्या फूल कुमारी हो जो जरा सा छूने में और मालिश करने से टूट जाओगे और मर जाओगे। मैंने इतनी ज़ोर से भी मालिश नहीं किया कि तुम इतनी ज़ोर से चिल्लाती है। अब आराम से बैठो, नहीं तो मैं सच में तुम्हारा पैर तोड़ दूंगी और तब तुम बोल देना जिसे जो बोलना हो। ये बोलकर उसने उसका पैर पकड़ के वापस अपनी गोद में रख लिया और हल्के हाथों से मालिश करने लगी। मालिश कर उसकी गर्म पट्टी उस पर बांध दी और उठ कर जाने लगी तो श्लोक ने कहा, थैंक्स मेरे लिए ये सब करने के लिए। वैसे मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या तुम बैठोगी मेरे पास? रागिनी ने कटोरी टेबल पर रखी और बहुत प्यार से उसके पास आती हुई बोली, आपको नींद नहीं आ रही है? कहो तो लोरी सुना दूँ या आपका सर दबा देती हूँ या सीधा गला ही दबा देती हूँ, जिससे आपको अच्छे से नींद आएगी और आप आराम से सो जाएंगे। नींद नहीं आ रही है इन्हें, चुपचाप शांति से सो जाएं, नहीं तो दिमाग खराब हुआ तो देख लेना क्या करती हूँ। गुड नाइट। ये बोलकर वो जाने लगी तो श्लोक का फ़ोन बजा। श्लोक ने फ़ोन उठा के ज़ोर से कहा, हेलो निक्की, कैसी हो? ये सुनते ही रागिनी रुक गई। श्लोक ने कहा, हाँ निक्की, मैं तो ठीक हूँ। सॉरी बेबी, वो हम आज जा नहीं पाए। बेबी सुनते ही रागिनी की आंखें बड़ी हो गई और उसने पलट के घूर कर श्लोक को देखा। श्लोक आराम से बात करने में बिजी था। रागिनी ने देखा श्लोक बहुत हंस हंस के बात कर रहा था। रागिनी को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने फ़ोन लिया और निक्की से बोली, तुम्हें काम धंधा नहीं है क्या? जब देखो फ़ोन कर देती हो, और इतनी रात में कौन फ़ोन करता है? रखो फ़ोन नीचे। ये बोलकर उसने खुद ही फ़ोन काट दिया। उसने फ़ोन श्लोक के बगल में रखते हुए कहा, और तुम्हें बड़ा बेबी कहना आ रहा है? साइज देखा है तुमने अपनी बेबी का? वो बेबी नहीं, नागिन है जो दूसरों के घर में जहर घोलती है और तुम जैसे पागल बददिमाग लोग उसमें फंसते जाते हैं। ऐसे ये वकील बने रहते हैं, पर ऐसे इन्हें कुछ समझ नहीं आता है। किसने बनाया तुम्हें टॉप लॉयर? किस बेवकूफ़ ने तुम्हें खिताब दिया कि तुम बेस्ट लॉयर हो? अरे तुम में तो दिमाग ही नहीं है। वो छोटे कीड़े पहन के मटकती हुई आई और तुम झटकते हुए उसके पास चल दिए। अकल में भूसा भरा है क्या? दिखाई नहीं देता वो नौटंकी कर रही है? उसे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे तुम्हारे पैसे में इंटरेस्ट है। अरे किसी ऐसे से प्यार करो जिससे तुम्हें प्यार हो, जो तुम्हारी कद्र करे, जो तुम्हें चाहे और माने। पर तुम तो उस निक्की के पीछे पड़े हो। ये कहते हुए रागिनी श्लोक के ऊपर आगे थी। श्लोक ने उसकी कमर पकड़ के उसे लेटा के उसके पास आते हुए बोला, मुझे पता है वो मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन मैंने सोचा जैसे भी ये ठीक है। अब कहाँ से लाऊं वो लड़की जो मुझे प्यार करे, क्योंकि आपसे तो कहकर हार गया, आप मानी ही नहीं। सोचा जो मिल रहा है उससे ही काम चला लूं, पर तुम्हें वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ, उससे भी भेजने की लगी। तुम मान नहीं रही हो, किसी और को आने नहीं दे रही हो, तो क्या मैं कुंवारा मरूं? निक्की जैसी है मुझे पसंद है। ये सुनते ही रागिनी ने उसकी कॉलर गुस्से में पकड़ा और उसे करीब लाते हुए बोली, पसंद छोड़ो, तुम उससे मिल के देख लो, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। बड़े आए पसंद करने वाले, देखना है मुझे देखो, किसी और को देखा तो आंखें फोड़ दूंगी तुम्हारी मैं। बड़े आए उसे देखने वाले, प्यार करने वाले। जरा सा इंतज़ार करा नहीं जा रहा है इनसे। प्यार मुझसे करते हैं, शादी उससे करेंगे। श्लोक ने मुस्कुरा के उसे देखते हुए कहा, मैं किसी को नहीं देखूंगा, बस आप एक बार अपने दिल की बात बोल दें, बता दें मुझे प्यार करती हैं या नहीं। अगर नहीं करती हैं तो मैं फिर निक्की के घर रिश्ता भेजूं शादी की। उसने कहा ही था कि तभी उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, करती हूँ प्यार, अब खुश हो? श्लोक उसे आंखें फाड़े देख रहा था। रागिनी उसका कॉलर पकड़े लेटी हुई थी। जब रागिनी ने श्लोक से कहा कि वो उससे प्यार करती है तो वो उसे आंखें फाड़े देखे जा रहा था। रागिनी ने उसका कॉलर पकड़ के उसे देखते हुए कहा, हाँ करती हूँ प्यार, और बहुत करती हूँ। अगर आज के बाद किसी और को देखा तो उसकी जान से पहले तुम्हारी जान ले लूँगी और उस निक्की का मुंह तोड़ दूँगी। अगर वो तुम्हारे आजू बाजू भी नज़र आई तो तुम सिर्फ मेरे हो, समझे या नहीं? ये कहते हुए वो उसे गुस्से में घूरे जा रही थी और श्लोक उसे देखे जा रहा था। रागिनी ने देखा श्लोक उससे कुछ बोल नहीं रहा है तो उसने कहा, अब बोलोगे कुछ या ऐसे ही बुत बने देखोगे? श्लोक ने उसके पास आते हुए कहा, हाय क्या बोलूँ, अब तो दिल ही रुक गया जैसे ये सब सुनकर। वैसे अब अगर इजहार मोहब्बत हो ही गया है तो क्यों ना कुछ मीठा ले लिया जाए।
ये कहते हुए श्लोक उसके पास आने लगा तो रागिनी ने उसे धक्का देकर दूर किया और उठकर उसे गुस्से में देखकर बोली, खबरदार जो पास आए तो चुपचाप सो जाओ, नहीं तो दूसरा पैर तोड़ दूंगी। बड़े आए मीठा लेने वाले। ये बोलकर वो कमरे से बाहर आ गई। श्लोक वहीं मुंह बना के लेट गया। दूसरी तरफ मोना ने दाई माँ को फ़ोन करके सब बता दिया था और दाई माँ यहाँ आने के लिए निकल गई थी। मोना ने उन्हें सब बढ़ा चढ़ा के बताया था। वो खुश थी कि अब दाई माँ के आने से रुद्र और नंदिनी का रिश्ता टूट जाएगा। सुबह का वक्त शिमला। रागिनी सुबह उठकर जल्दी से रेडी हो गई थी। आज उसका और साहिल दोनों का पेपर था। वो एक हाथ में किताब लिए चश्मा लगा के पढ़ते हुए चाय बना रही थी। तभी श्लोक पीछे से आकर उसे बाहों में लेते हुए बोला, क्या हो रहा है? रागिनी ने कहा, ये क्या है, छोड़ो, मुझे पढ़ना है। श्लोक ने उसे अपनी तरफ मोड़ के कहा, हनीमून मनाने की उम्र में कहाँ ये किताबों में माथा फोड़ रही हो? अरे मैं क्या कहता हूँ, 2 दिन में शादी करो, उसके बाद 1 महीने का हनीमून, और जब आएंगे तब सबको खुशखबरी देंगे। कैसा लगा प्लान? रागिनी ने उसकी बात पर मुंह बना के देखते हुए कहा, यह आपके ख्याल कुछ ज़्यादा ही फास्ट नहीं है? नहीं मतलब मैंने हाँ क्या बोल दिया? आपने तो प्लान ही बना लिया। फिर तो बच्चों के नाम भी सोच लिए होंगे आपने। हाँ, एक का नाम शिवाय होगा और दूसरे का शिव। हमारे ट्विंस होंगे ना, इसलिए। ये कहते हुए उसने रागिनी के गुलाबी गालों पर किस कर दिया। रागिनी ने उसे देखते हुए कहा, वकील साहब, आपने तो कितना कुछ सोच लिया है, पर अपने ख्यालों में जरा सा लगाम लगाएं, वरना कहीं मैंने लगाया तो बहुत दर्द होगा। इसलिए जब तक मेरे एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक दूर रहो। और हाँ, चाय बन गई है तो बैठे, मैं लेकर आती हूँ। ये बोलकर वो खुद को उससे दूर किया और चाय निकालने लगी, पर श्लोक ने उसे फिर से पीछे से पकड़ते हुए कहा, मुझे चाय नहीं पीना, मुझे तो कुछ और चाहिए। ये कहते हुए वो उसे परेशान करने लगा। तभी किसी के खांसने की आवाज़ आई। श्लोक ने पीछे मुड़ के देखा तो दाई माँ खड़ी थी। उसने तुरंत रागिनी को छोड़ दिया। रागिनी ने जब पीछे मुड़ के देखा तो दाई माँ को वहाँ देखकर सकपका गई। श्लोक ने कहा, अरे माँ, आप कब आई? आपने बताया नहीं आप आ रही हैं। दाई माँ ने कहा, क्यों? आप अपने घर आने के लिए मुझे बताना होगा। हमारा मन किया तो आ गए, और वैसे भी वहाँ अब कोई काम नहीं था। रुद्र और साहिल दिखाई नहीं दे रहे हैं। इतने में साहिल ने कहा, दाई माँ आप आ गए? दाई माँ ने साहिल को देखकर कहा, हाँ हम आ गए, कैसे हैं आप, और आपके एग्ज़ाम कैसे जा रहे हैं? ये कहते हुए उन्होंने उसके माथे पर चूम लिया। साहिल ने उन्हें देखते हुए कहा, सब बढ़िया हैं और मेरे एग्ज़ाम भी सही चल रहे हैं। साहिल को बाहर ले जाते हुए उन्होंने रागिनी की तरफ देखकर कहा, चाय ले आओ, हम इंतज़ार कर रहे हैं। ये बोलकर वो बाहर चली गई। उनके जाते ही श्लोक और रागिनी की सांस में सांस आई। रागिनी ने कहा, तुम चलो, मैं लेकर आती हूँ चाय। उसके कहने पर श्लोक बाहर चला गया। रागिनी जल्दी जल्दी चाय कप में निकालने लगी। श्लोक जब बाहर आकर दाई माँ के पास बैठा तो उसने देखा मोना भी वहाँ थी। उसे समझते देर नहीं लगी कि ये सब मोना ने किया है। दाई माँ ने उससे कहा, रुद्र कहाँ है, यहाँ नहीं है क्या? श्लोक बोला, जी नहीं, वो नंदिनी जी के साथ इंदौर में है। आप उन्हें फ़ोन करके कहें कि अपने साथ नंदिनी को यहाँ ले आएँ, हमें कुछ बात करना है, इसलिए जल्दी आएँ। दाई माँ के कहने पर श्लोक ने रुद्र और नंदिनी दोनों के पास फ़ोन कर दिया। श्लोक ने मोना को देखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। श्लोक उस मुस्कान को समझ रहा था, पर उसने अभी कुछ नहीं कहा था क्योंकि दाई माँ ने कुछ पूछा नहीं था। इधर इंदौर में नंदिनी को जब श्लोक का फ़ोन आया और उसने शिमला आने के लिए कहा तो वो सोचने लगी कि वो वहाँ जाए या नहीं। तभी रुद्र ने उसके कमरे में आकर कहा, हम 1 घंटे में निकलेंगे, इसलिए रेडी रहें। नंदिनी ने हाँ कह दिया। बस कुछ देर में दोनों शिमला जाने के लिए निकल गए। दोनों ही एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे थे। नंदिनी रुद्र से हर वक्त नज़रें चुराने में लगी थी। रुद्र ये महसूस कर रहा था, पर उसने उसे कुछ नहीं कहा था। कुछ वक्त में जब वो लोग घर पहुँचे तो देखा मोना और दाई माँ दोनों ही बैठे थे। रागिनी का एग्ज़ाम था तो वो चली गई थी। श्लोक घर पर ही था। साहिल अपना एग्ज़ाम देकर आ गया था। रुद्र ने आकर दाई माँ के पैर छुए तो दाई माँ ने कहा, कैसे हो, सब ठीक है? जी दाई माँ, आप ऐसे अचानक से आई और आपने हम दोनों को ही बुला लिया, ऐसी क्या बात हो गई थी? रुद्र के पूछने पर दाई माँ ने कहा, चले हमें आप दोनों से बात करना है। ये सुनते ही रुद्र और नंदिनी दोनों एक दूसरे को देखने लगे। दाई माँ आगे जाते हुए कही, जल्दी करें। ये सुनते ही रुद्र और नंदिनी दोनों ही अंदर चले आए।
उनके जाने के बाद श्लोक ने मोना से कहा, तुमने माँ से ऐसा क्या कहा है जो वो ऐसी उखड़ी हुई आई हैं और उन्होंने नंदिनी जी को भी बुला लिया है। मोना ने कहा, वही जो सच था, रुद्र और नंदिनी की शादी का सच, जिसे तुम लोगों ने छुपाना तो चाहा था मगर छुपा नहीं पाए थे। आप देखो कैसे कुछ वक्त में नंदिनी रुद्र की ज़िंदगी से निकल जाएगी और मैं उसकी ज़िंदगी में आऊँगी। श्लोक ने उससे कहा, तुम रुद्र की ज़िंदगी में पहले भी नहीं थी और न कभी होगी, और अपने ख्याल से रुद्र का नाम या उसकी ज़िंदगी में आने के बारे में भूल जाओ। वो अब नंदिनी जी का हो गया है। तुम कुछ भी कर लो, अब उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए बने हैं, इसलिए तो मिले हैं वो। देखते जाओ श्लोक, कैसे तुम्हारे ख्यालों की दुनिया टूट जाती है, क्योंकि रुद्र पर हक सिर्फ मेरा है और वो मेरा ही रहेगा। मुझसे कोई उसे छीन के दिखाए, मैं उसकी ज़िंदगी हराम कर दूंगी। मोना ने यह कहते हुए मुस्कुरा रही थी। श्लोक और मोना दोनों ही खड़े सबके आने का वेट कर रहे थे। रागिनी भी अपना एग्ज़ाम देके आ गई थी। उसने श्लोक से पूछा, क्या हुआ, दीदी आ गई क्या? जी, अंदर गई हैं माँ के साथ। श्लोक के कहने पर रागिनी भी घबराने लगी, ना जाने दाई माँ सब जानने के बाद क्या डिसीजन ले। कुछ देर के बाद जब दाई माँ दोनों के साथ बाहर आई तो श्लोक और रागिनी उन्हें देख रहे थे। दाई माँ ने कहा, इन दोनों की शादी को हम एक मौका देना चाहते हैं। ये सुनकर मोना का मुंह उतर गया और गुस्सा आ गया, पर रागिनी और श्लोक दोनों ही खुश थे। मोना ने कहा, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने कहा था कि आप इस शादी को तुड़वा देंगी, नहीं रहने देंगी ये शादी, तो क्यों किया आपने? और ये लड़की रुद्र के लायक नहीं है। दाई माँ ने उससे कहा, कौन किसके लायक है ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता है मोना, और मुझे नंदिनी रुद्र के लिए पहले दिन से पसंद थी, इसलिए मैं इस शादी को मानती हूँ और इसमें नंदिनी और रुद्र को रहने की परमिशन देती हूँ। मैं जब इसे जिंदा रहने दूंगी तब ऐसा होगा ना, ये उसने मन में कहा था। दाई माँ को गुस्से में घूरते हुए वो वहाँ से बिना किसी से कुछ बोले चली गई। उनके जाने के बाद नंदिनी ने कहा, मैंने आपकी बात मानी है और इसलिए अब आप मेरी बात माने, मुझे यहाँ से जाने दें। मेरी रियासत को और मेरे लोगों को मेरी ज़रूरत है, इसलिए मैं आज ही वापस जाना चाहती हूँ। प्लीज़ दाई माँ, रोकना मत मुझे, मैं रुक नहीं पाऊँगी। उसकी बात पर दाई माँ ने कहा, मैं जानती हूँ तुझे वहाँ बहुत काम है, पर क्या एक दिन रुक नहीं सकती? नंदिनी ने कहा, नहीं दाई माँ, मैं नहीं रुक सकती, प्लीज़ मुझे फोर्स मत करिए, मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगी। उसके ऐसे कहने पर दाई माँ ने उसे नहीं रोका और नंदिनी वापस चली गई। रागिनी और श्लोक ऐसे नंदिनी को जाता देखकर बहुत हैरान थे। नंदिनी को आए बस 4 घंटे हुए थे और ऐसे एक रात भी रुके बिना वो वहाँ से चली गई। रात का वक्त, रुद्र का कमरा। रुद्र अपने कमरे में गुस्से में बैठा था और किसी फाइल को देखे जा रहा था। उसके जेहन में सिर्फ नंदिनी थी। तभी श्लोक और रागिनी दोनों ही अंदर आए और उससे बोले, क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? रुद्र ने बिना उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, अगर नंदिनी और मुझसे जुड़ी चीज़ है तो हमसे मत पूछना, और ना ये पूछना कि वो क्यों नहीं रुकी और मैंने उन्हें क्यों नहीं रोका। जब उन्हें रुकना ही नहीं था तो हम रोक के क्या करते? वैसे भी उन्हें करना अपने मन की होता है। रागिनी ने उसके सामने बैठते हुए कहा, रुद्र जी, बात क्या है? आखिर क्या हुआ है? कोई बात हुई है क्या दीदी के साथ? कुछ कहा उन्होंने या आपने उनसे कुछ कहा? बताएं तो सही, आखिर आप दोनों के बीच में क्या हुआ है? क्यों दीदी नहीं रुकी और ऐसे चली गई? कोई तो बात होगी ना जिससे दीदी नाराज़ है और चली गई हैं। रुद्र ने उठते हुए कहा, नाराज़ नहीं है वो, खुद को मुझसे दूर कर रही है, नज़रें चुरा रही है, सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। बस जो उनके दिमाग में है वो मान रही है, खुद को बांध रही है। मैंने उनके सामने सब सच रख दिया, अपने दिल का सारा हाल बता दिया, पर उन्होंने बहुत बेरहमी से उसे कुचल दिया और मुझे बोली उन्हें मुझसे प्यार नहीं है। वो इस शादी को सिर्फ अपनी रियासत के लिए रखना चाहती है। बोली उनके दिल में कुछ नहीं है मेरे लिए, वो सिर्फ एक अच्छी दोस्त है हमारी। मैंने उनके हंसने बोलने को प्यार समझ लिया, जैसे मैं तो बेवकूफ़ हूँ, मुझे प्यार और दोस्ती में फ़र्क नहीं पता है, बस वही जानती हैं सब कुछ। रागिनी और श्लोक उसकी बात को सुनकर खामोश एक दूसरे को देख रहे थे। रागिनी ने कहा, उन्होंने कहा तो आप मान गए और चुपचाप छोड़ दिया उन्हें अपने मन का करने के लिए? अरे रुद्र जी, लड़कियां इतनी जल्दी नहीं मानती हैं, और आप तो नंदिनी दीदी के दिल की बात मनवा रहे हैं, जिन्होंने आज तक
खुद के दिल की खुद के लिए नहीं सुनी है, दूसरों के लिए सुना है। और उन्हें खुद के लिए क्या चाहिए ये बात उन्हें नहीं पता। ये बात आपको उन्हें बताना होगा और महसूस कराना होगा कि वो आपसे प्यार करती हैं। ऐसे हाथ पे हाथ रखे गुस्से में बैठेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो क्या करूं, ज़बरदस्ती करूं? रुद्र के ये बोलने पे श्लोक ने कहा, हाँ करो, वैसे भी सुना नहीं तूने, प्यार और जंग में जब जायज़ है तो तू भी वो सब कर जिससे नंदिनी जी को महसूस हो जाए कि वो भी तुझसे प्यार करती हैं और वो अपनी पूरी ज़िंदगी जीना चाहती हैं। उन दोनों की बात सुनकर रुद्र सोचने लगा और उसे उन दोनों की बात ठीक लगी। पर अभी इस वक्त इंदौर वापस जाने का वक्त रुद्र के पास नहीं था, इसलिए उसने सबके साथ न्यू ईयर में जाने का प्लान बनाया। 1.5 हफ्ते बाद शिमला। रागिनी और साहिल दोनों ही के पेपर हो चुके थे और 2 दिन बाद न्यू ईयर था, इसलिए सबने जाने का प्लान बना लिया था। रुद्र भी उन सब के साथ इंदौर जा रहा था। दाइमा उन लोगों के साथ नहीं जा रही थी, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी इसलिए, पर उन्होंने बाकी सबको जाने के लिए कहा। सबकी पैकिंग हो गई थी और सब हाल में खड़े दाई माँ से मिल रहे थे। तभी एक आदमी एक लिफाफा लेकर आया। उसने रुद्र से कहा, सर आपके लिए ये आया है। रुद्र ने उसके हाथ से लिफाफा लिया और अपनी जेब में रख लिया। उसने सोचा जाते वक्त गाड़ी में पढ़ लेगा। सब दाई माँ से मिलकर इंदौर के लिए निकल गए। रुद्र ने जब उस लिफाफे को खोल के देखा तो उसमें नंदिनी ने डिवोर्स पेपर भेजा था, जिसे देखकर रुद्र काफ़ी शॉक्ड था। जब रुद्र ने देखा कि लिफाफे में नंदिनी का भेजा हुआ डिवोर्स पेपर है तो उसे गुस्सा आ गया। उसने पेपर्स को अंदर रखा और खुद से बोला, बहुत गलत किया आपने इसे भेज के, मैं अब आपको इस रिश्ते को ख़राब नहीं करने दूंगा। ये कहते हुए वो खिड़की से बाहर देखे जा रहा था। सब कोई कुछ देर में इंदौर में थे। जब रुद्र महल में आया तो उसने देखा कि नंदिनी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। रागिनी को देखकर सबने प्रणाम किया। उसने एक नौकर से कहा, दीदी दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है वो? नौकर ने कहा, जी रानी साहिबा तो कारखाने गई हैं, शाम तक आएंगी। ये बोलकर वो उसका सामान लेकर चला गया। ये सुनकर रुद्र ने दूसरे नौकर से कहा, मेरा सामान रानी साहिबा के कमरे में रख दो। ये बोलकर उसने सामान दे दिया। नौकर सामान लेकर चला गया। रुद्र को नंदिनी से मिलना था पर नंदिनी थी नहीं, इसलिए उसने वेट करना ही जरूरी समझा। रागिनी, श्लोक और साहिल के साथ अंदर चली गई। रुद्र हाल में ही बैठ गया और अपना काम करने लगा। शाम का वक्त, महल। शाम को जब नंदिनी काका के साथ वापस आई तो उसने देखा रागिनी, श्लोक, साहिल और रुद्र हाल में बैठे थे और चाय पी रहे थे। साहिल ने रागिनी को देखा तो दौड़ के उसके पास आया। नंदिनी ने उसे अपनी गोद में उठा के गालों पर चूमते हुए कहा, कैसा है हमारा हीरो? साहिल ने उसे पकड़ते हुए कहा, बहुत अच्छा, आप कैसे हो? नंदिनी उसे लेकर सबके पास आते हुए बोली, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये कहते हुए वो सबके पास आ गई थी। रागिनी ने उसे देखकर कहा, दीदी कैसे हो? मैंने आपको बहुत मिस किया। ये कहते हुए वो उसके गले लग गई। नंदिनी ने उसे गले लगाए हुए कहा, श्लोक जी के रहने के बाद भी आप हमें मिस कर रही हैं? इस बात पर रागिनी ने उसे देखते हुए कहा, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है, श्लोक जी भी नहीं। उसकी बात सुनकर नंदिनी मुस्कुरा दी। रुद्र नंदिनी को घूरे जा रहा था। नंदिनी के सब के साथ वहीं बैठ गई और बातें करने लगी। रुद्र उठकर कमरे में चला गया। नंदिनी समझ रही थी रुद्र के ऐसे बर्ताव को, पर उसने कुछ बोला नहीं। कुछ देर बात करने के बाद नंदिनी अपने कमरे में चली गई। जब वो कमरे में गई तो कोई भी कमरे में नहीं था। उसने अपना फ़ोन रखा और दरवाज़ा बंद कर अपने से हार उतार के ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया और झुमके भी उतार के साइड में रख दी। वो कड़े उतार ही रही थी कि तभी उसकी नज़र आईने पर गई, जिसमें उसने रुद्र को खड़े देखा तो पीछे मुड़ के बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रुद्र ने उसके पास आते हुए कहा, किसके कहने पर आपने डिवोर्स पेपर भेजा? नंदिनी ने वैसे खड़े हुए कहा, मैंने अपनी मर्जी से भेजा है, क्योंकि हमें इस रिश्ते में नहीं रहना है। आप होती कौन है इस रिश्ते को तोड़ने वाली और इसके लिए अकेले फैसले लेने वाली? ये कहते हुए वो नंदिनी के पास आया और उसके सामने खड़े होकर उसकी आंखों में देखने लगा। नंदिनी उससे दूर जाते हुए बोली, मुझे इस रिश्ते को तोड़ने के लिए किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं रहना, इसलिए मैं तोड़ रही हूँ ये रिश्ता। उसके ये कहते ही रुद्र ने उसके दोनों बाजुओं को कस के पकड़ा और दीवार से टिका कर उससे कहा, कोई हक नहीं है आपका इस रिश्ते के लिए फैसला लेने का, और आप अकेले इस रिश्ते में नहीं, मैं भी हूँ। कैसे खुद से
आपने ये सोच लिया कि मैं आपको तलाक दूंगा और आपको जाने दूंगा। इतना आसान नहीं है रानी साहिबा जी रुद्र सिंघानिया जी की ज़िंदगी से जाना। मैं आपकी रियासत नहीं जिसे आप कोई फ़ैसला सुना दूंगी और वो चुपचाप आपका फ़ैसला मान ले। मैं रुद्र सिंघानिया हूँ, मैं सिर्फ ऑर्डर देते हूँ, सुनने की आदत नहीं है मुझे। नंदिनी ने उसका हाथ हटाने की कोशिश करते हुए कहा, मैं आपको फ़ैसला नहीं सुना रही हूँ, मैं बस जो चाहती हूँ वो बता रही हूँ। मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, इसलिए ये भेजा है, आप साइन कर दें बस। रुद्र उसके पास आकर उससे बोला, बस और कुछ नहीं? पर मुझे चाहिए, आपको डिवोर्स चाहिए ना मुझे, तो मुझे भी कुछ चाहिए। फिर आप कागज़ टुकड़ा मुझसे साइन करा के ले जाना, बोल देंगी। नंदिनी ने घबरा के देखते हुए कहा, क्या चाहिए? रुद्र उसके गालों को अपने होठों से छूते हुए बोला, मुझे मेरा सुकून चाहिए, मेरा चैन, मेरे दिल धड़कन, मेरा सुरूर, मेरी ज़िंदगी, मुझे आप चाहिए। आपके पास रहना चाहता हूँ, करीब आना चाहता हूँ, हक चाहता हूँ अपनी पत्नी पर, अपनी पत्नी को चाहता हूँ, इस रियासत की रानी को नहीं। मुझे अपनी पत्नी के साथ एक रात चाहिए, क्योंकि जिसे मैं डिवोर्स दे रहा हूँ वो मेरी पत्नी है और जो मुझसे डिवोर्स मांग रही है वो इस रियासत की रानी है। तो अब बताओ, देंगी मुझे वो सब जो मैंने आपसे मांगा है? रुद्र नंदिनी के बहुत पास खड़ा था। नंदिनी की सांसें तेज चल रही थी, वो सिमटे जा रही थी। नंदिनी उसके कंधे को धक्का देकर दूर करना चाहा, पर रुद्र ने उसके हाथों को कस के पकड़ के खड़ा हो गया था। नंदिनी ने उससे कहा, छोड़े मुझे पहले वो सब दें जो मैंने मांगा है, उसके बाद ही कुछ सुनूंगा। डिवोर्स चाहिए ना, तो दे मुझे मेरी मांगी हुई चीज़ें। रुद्र कहते हुए उसके चेहरे को देखे जा रहा था। नंदिनी ने अपनी नज़रें चुरा के कहा, क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं आप? जब मैं नहीं रहना चाहती हूँ आपके साथ तो क्यों ये सब कर रहे हैं? छोड़े मुझे और जाएं यहाँ से। रुद्र ने उसे कमर से पकड़ के अपने पास लाया तो नंदिनी सिहर उठी। तभी एक ठंडी हवा उन दोनों को आकर छू गई। रुद्र ने कहा, प्यार नहीं करती आप, पर पास आने से घबरा जाती हैं क्यों? प्यार नहीं करती, पर मेरे कहने से पहले सब जान जाती हैं क्यों? कैसे? मैं क्या चाहता हूँ आज तक किसी को समझ नहीं आया, यहाँ तक कि मेरे दोस्त इस लोग भी नहीं, ना ही दाई माँ को। पर आप समझ जाती हैं क्यों और कैसे? क्यों उस रात जब मैं मोना के घर से उदास आया तो आपको पता चला कि मैं उदास हूँ, टेंशन में हूँ, यहाँ तक कि आपको ये भी पता था कि मैं भूखा हूँ। कैसे नंदिनी, आप तो मुझे चाहती नहीं हैं, प्यार नहीं करती। क्यों वो बात आपने मुझे बताई जो आपके बारे में कोई नहीं जानता? बोलो, इतना भरोसा कैसे आया? कैसे आपको पता होता है कि मैं टेंशन हूँ तो कोई काम नहीं कर पाता और आप आकर मुझे शांत करते हुए समझा देती हैं? कैसे बता सकती हैं? बोलो ना, प्यार नहीं है तो ये सब क्या है? नंदिनी ने उसे धक्का देकर कहा, नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते और ना जानना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि क्यों मुझे आपके ना होने पर अच्छा नहीं लगता है, क्यों ये कमरा काटने को दौड़ता है, क्यों आपके बिना मन नहीं लग रहा था। नहीं पता हमें आपके साथ अच्छा क्यों लगता है, ये भी नहीं पता हमें। क्यों आपके साथ पहले जैसे हो जाते हैं, ये भी नहीं पता हमें। क्यों आप हमें होते हैं तो लगता है बहुत हिम्मत है हम में, पर आप नहीं होते तो कमज़ोर होने लगते हैं। नहीं पता हमें रुद्र जी, उस रात जब आप देर रात मोना जी के यहाँ से आए तो हमें ऐसे नहीं जागे हुए थे, हमें नींद नहीं आ रही थी, परेशान थे, नहीं पता क्यों। और जब आपने ये कहा कि उनके भाई ने शादी की बात की है, तब भी कुछ अजीब सा हुआ था हमारे दिल में। क्यों हुआ ये भी नहीं पता, कैसे पता होगा, क्योंकि ये सब हमने कभी किसी के लिए महसूस नहीं किया है। कैसे पता करते, क्या कहें आपसे, बोले। ये कहते हुए वो रोने लगी थी। रुद्र ये सब सुनकर हैरान था, पर उसके अंदर एक खुशी थी कि नंदिनी ने कुछ तो कहा जो ये बताने के लिए काफ़ी था कि वो उससे प्यार करती है, वो भी लड़ रही है अपने दिल से। रुद्र उसके पास आने लगा तो नंदिनी ने कहा, वहीं रुकिए, मत आए पास। आपके पास आने पर हम दूर नहीं जा पाते हैं, हिम्मत नहीं होती है कि दूर जाएं। कैसे जाएं? वो बाहें हमें दुनिया की सबसे महफूज जगह होती है, हम कमज़ोर हो जाते हैं। नहीं मन करता है कि आपको दूर जाने दें, पर आप चले जाते हैं। मैं ऐसा कुछ भी महसूस नहीं करना चाहती रुद्र जी, क्योंकि हम अपनी रियासत को छोड़ नहीं सकते, नहीं जा सकते इनसे दूर, एक जिम्मेदारी है हम पर। रुद्र उसके मना करने पर भी उसके पास चला आया और उसे बाहों में लेते हुए बोला, किसने कहा
आप अपनी जिम्मेदारी ना निभाएं, पर खुद को मुझसे दूर ना करें। ये प्यार बहुत किस्मत से मिलता है नंदिनी, और आप तो मेरी पहली अनजान सी मोहब्बत है। कैसे आपको खुद से दूर कर दें, कैसे आपसे दूर रहें, ये बताओ। आप खुद हमें प्यार करती हैं क्या? रह पाएंगी मेरे बिना? ये प्यार ही तो है जो आप मेरे ना रहने पर बेचैन रहती हैं, मुझे समझ जाती हैं, मुझे पाकर खुश हो जाती हैं। इसे खुद से दूर करोगी तो ना खुद शांत रहोगी, ना मुझे रहने दोगी। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। नंदिनी ने उसके बाहों में खड़े हुए कहा, पर मैं यहाँ से नहीं जा सकती। कोई नहीं, हम यहाँ आकर रह लेंगे। रुद्र ने उसे गले लगाए हुए कहा। नंदिनी उसे कस के पकड़ते हुए कहा, मुझे प्यार करना नहीं आता है, मैं अपनी रियासत को किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकती। रुद्र ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेते हुए कहा, कोई नहीं, हम सिखा देंगे, और आपको कभी कोई भी आपकी रियासत से दूर नहीं करेगा, ना आपको उसे छोड़ के शिमला आने के लिए कहेगा। आपकी सारी जिम्मेदारी को मैं आपके साथ मिलकर पूरा करूंगा, कभी भी आपको कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। ये कहते हुए उसने उसके भीगे हुए चेहरे को देखा। बहुत प्यारी लग रही थी नंदिनी। तभी रुद्र ने उसके आंखों को अपने होठों से छू लिया। नंदिनी ने उसके शर्ट की बाजू को कस के पकड़ लिया। वो नंदिनी के होठों के करीब आने लगा तो नंदिनी घबरा के उससे दूर जाने लगी, पर रुद्र ने उसके साड़ी के पल्लू पकड़ के रोक दिया और उसके पास आकर उसे पीछे से पकड़ते हुए कहा, जिंदगी को बहुत है ज़रूरत तेरी, पड़ गई है इसे अब तो आदत तेरी। रुद्र ने उसके चेहरे को अपनी तरफ किया और उसके चेहरे को पकड़ के उसके कांपते होठों को अपने होठों से शांत कर दिया। आज रुद्र को उसका प्यार और दिल की शांति मिली थी, और नंदिनी को भी अपना प्यार, उसका साथ मिला था। दोनों की अधूरी जिंदगी पूरी हो चुकी थी, लेकिन अभी कोई था जो इनकी इस ज़िंदगी में तूफान लाने वाला था, और वो थी मोना। शिमला बैठी मोना दाई माँ के कहने पर कि वो रुद्र और नंदिनी के रिश्ते के लिए मान गई हैं, तब से उसके दिमाग में गुस्सा भर आया था। उसे जब अपने आदमी से पता चला कि दाई माँ अकेली हैं, तो उसने अपने आदमी से बोलकर उन्हें उठा लेने को कहा, पर रुद्र के घर जाकर उन्हें ला पाना नामुमकिन था। इसलिए वो सही वक्त देख रहा था, और वो वक्त उसे मिला जब शाम को दाई माँ मंदिर गई। वहीं से उसने उन्हें किडनैप कर लिया और मोना के पास ले आया। जब दाई माँ की आंखें खुली तो उन्होंने खुद को बंधा हुआ पाया और सामने मोना को नशे की हालत में गुस्से में बैठे देखा। उन्होंने उसे देखते हुए कहा, ये सब क्या है? तुमने मुझे ऐसे क्यों बांध रखा है? तुम पागल हो गई हो, खोलो मुझे। मोना ने उसकी बात सुनकर शराब की बोतल को फर्श पर फेंकते हुए कहा, चुप कर बुढ़िया, अरे तुझे तो मैं 1 मिनट में मार डालती, पर ना जाने क्यों रुद्र ने तुझे सर पर बैठा रखा है, वरना तेरी जैसी 2 कौड़ी की दाई की मेरे सामने क्या औकात है। तूने मुझे रिजेक्ट किया उस नंदिनी के लिए? आखिर क्या है उसमें ऐसा जो तुझे इतना पसंद आया? और तू होती है कौन मुझे मोना को रिजेक्ट करने वाली? अब तुझे पता चलेगा कि जब मोना को कोई रिजेक्ट करता है तो क्या होता है, पर उससे पहले मैं उस नंदिनी को मारूंगी, यहाँ यहीं बुला के। और ये बोल ही रही थी कि तभी उसका भाई आ गया। उसने दाई माँ को बंधा हुआ देखा तो उससे बोला, मोना ये क्या कर रही हो तुम? रुद्र को पता चला तो तुम सोच भी नहीं सकती वो क्या हश्र करेगा तुम्हारा। इन्हें जल्दी से खोलो और जाने दो। ये बोलकर वो खोलने जाने लगा दाई माँ को, पर मोना ने उसका हाथ पकड़ के रोकते हुए कहा, नहीं, इसे कोई नहीं खोलेगा। मैं इसके जरिए उस नंदिनी को यहाँ बुलवाऊंगी, अपने रुद्र से शादी करूंगी और फिर इस बुढ़िया को और उस नंदिनी को मारूंगी, इसलिए इसे यहीं रहने होगा। उसके भाई उसे समझा रहा था, पर उसने उसकी एक नहीं सुनी। जब उसके भाई ने उसे गुस्से में एक थप्पड़ मारा तो मोना गुस्से में आ गई। उसके भाई ने कहा, तुम्हारे पागलपन में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हें ये तक समझ नहीं आ रहा है कि तुम किस मुसीबत को अपने गले लगा रही हो। मैंने तुम्हें हमेशा समझाया कि अकल से काम लो और बात को समझो, पर तुमने हर बार बेवकूफ़ी की, और मैं अब तुम्हारी बेवकूफ़ी में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, इसलिए चुपचाप दाई माँ को जाने दो। ये बोलकर वो दाई माँ को खोलने लगा, पर तभी उसके सर पर एक जोरदार वार हुआ। उसने जब पीछे मुड़ के देखा तो मोना गुस्से में आग बबूला हुए हाथ में मोटा सा राड लिए खड़ी थी। उसने एक और वार कर उसे सर पर किया, जिससे वो वहीं गिर गया और मर गया। दाई माँ ने ये देख कर उससे कहा, तुमने अपने भाई को ही मार डाला? कैसी बहन हो तुम? अरे वो सगा भाई था तुम्हारा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? चुप कर, मेरे रास्ते में जो भी आया उसे मैं आज छोड़ने वाली नहीं हूँ।
चाहे वो कोई भी हो। ये कहते हुए वो अपने मरे भाई को देखे जा रही थी। सुबह का वक्त महल। नंदिनी नहा के अपने गीले बालों को झटक रही थी। उसका पानी जब रुद्र के चेहरे पे जा रहे थे, रुद्र की नींद खुली तो उसने सूरज की रोशनी में नंदिनी को देखा तो खो सा गया। वो धीरे से उठा और उसके पास आकर उसको पकड़ते हुए बोला, वैसे आप मुझे उकसा रही हैं। मैंने क्या किया? मैंने तो आपको परेशान भी नहीं किया। ये कहते हुए वो उसकी तरफ मुड़ के उसे देखने लगी तो रुद्र ने उसके गीले बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, अब आपको कुछ करने की क्या ज़रूरत है जब आपका चेहरा इतना कुछ कर देता है। वैसे आधी सुबह आपको यूं देखकर अच्छी हो गई, अब बाकी आपको आगे देख के हो जाएगी और न्यू ईयर भी अच्छा हो जाएगा अगर आप कुछ इन गुलाबी होठों से दे दें तो। नंदिनी ने उससे कहा, छोड़े हमें, अभी कोई आ गया ना तो पता चलेगा। ये कहते हुए वो खुद को छुड़ाने लगी पर रुद्र उसे छोड़े तब ना। तभी रुद्र का फ़ोन बजा तो नंदिनी ने कहा, जाएं, आपका फ़ोन बज रहा है, देखें कोई इम्पोर्टेंट कॉल होगी। उसके ये कहने पर रुद्र ने कहा, ऐसे नहीं, पहले कुछ दो फिर जाऊंगा। उसके कहने पर नंदिनी ने उसके गालों पर किस कर दिया और धक्का देकर जाने के लिए कहा। रुद्र ने फ़ोन उठा के नंदिनी को देखते हुए कहा, हेलो कौन? उधर से उसके एक आदमी की आवाज़ आई, सर दाई माँ किडनैप हो गई हैं। ये सुनते ही रुद्र हैरानी से बोला, क्या? पर कैसे? तुम सबके रहते हुए वो किडनैप कैसे हो गई? सर वो मंदिर गई थी, वहीं से किसी ने उन्हें किडनैप कर लिया है। उस आदमी की बात सुनकर रुद्र घबरा गया और उससे बोला, उन्हें खोजो, मैं आ रहा हूँ वहाँ पर। ये बोलकर उसने फ़ोन रखा ही था कि मोना की कॉल आ गई। उसने कॉल उठा के कहा, मोना मैं बाद में बात करता हूँ। ये कहकर वो फ़ोन रखता उससे पहले मोना ने कहा, दाई माँ को खोज रहे हो रुद्र? मेरे पास है दाई माँ। ये सुनते ही रुद्र हैरान सा हो गया। उसने कहा, पर तुम्हारे पास क्या कर रही है दाई माँ? मोना ने कहा, बस ज़रूरत थी उनकी तो लाए हैं। वैसे अगर तुम चाहो तो दाई माँ को छोड़ सकती हूँ, अगर तुम मुझे नंदिनी को दे दो और तुम खुद मुझसे शादी कर लो, बस ये दो बात मान जाओ। मैं अपने घर पर हूँ, अगर मंजूर हो तो बता देना, मैं दाई माँ को घर भेज दूँगी। ये बोलकर उसने फ़ोन कट कर दिया। रुद्र हेलो हेलो करता रहा पर कोई जवाब नहीं आया। मोना ने फ़ोन कट किया तो रुद्र ने फ़ोन देखते हुए गुस्से में बिस्तर पर फेंक दिया। नंदिनी ने उसे ऐसे परेशान और गुस्से में देखा तो उससे कहा, क्या हुआ रुद्र जी, क्या बात है? रुद्र ने कहा, मोना ने दाई माँ को किडनैप कर लिया है और उसने छोड़ने के लिए शर्तें रखी है। नंदिनी ने कहा, कौन सी शर्तें रखी है, क्या बोल रही है वो? रुद्र ने कहा, वो चाहती है मैं आपको उसके पास दे दूँ और उससे जाकर शादी कर लूँ, तब वो दाई माँ को छोड़ देगी। दाई माँ इस वक्त उसके घर पर है। तभी श्लोक की आवाज़ आई, क्या? माँ को मोना ले गई है, पर क्यों? रागिनी ने उसके साथ अंदर आते हुए कहा, अरे तुम्हें नहीं पता, वो रुद्र जी को चाहती है। अब दाई माँ से उसे आस थी पर अब वो टूट गई, तब उसका गुस्सा होना, ये सब करना तो बनता था उसे। बस उसने रुद्र जी के लिए दाई माँ को किडनैप किया होगा और नंदिनी दीदी तो उसकी दुश्मन शुरू से है, तो कैसे वो बर्दाश्त कर लेती अपनी हार। पर बात अब ये है कि दाई माँ को कैसे वापस लाना है। रुद्र ने कहा, पहले हमें यहाँ से जाना होगा। मेरे ख्याल से रागिनी आप यहीं रहो साहिल को रहकर, क्योंकि क्या पता वहाँ साहिल की जान को भी खतरा हो, इसलिए आप उसे यहाँ लेकर के रहें और मैं नंदिनी और श्लोक शिमला के लिए निकलते हैं। उसके कहने पर सब मान गए। सब रेडी होकर शिमला के लिए निकल गए थे। इधर मोना उन सब के आने का वेट कर रही थी। उधर रुद्र जब शिमला पहुंचा तो उसने पहले किसी तरह अपने आदमी को पुलिस तक भेजकर सब बताने के लिए उसके आदमी ने पुलिस को इत्तला किया और रुद्र यहाँ प्लान बना रहा था। नंदिनी ने उससे कहा, रुद्र जी हमें लगता है हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए और हमें उसके पास चले जाना चाहिए। रुद्र ने कहा, आप पागल हैं, दाई माँ की जान खतरे में है, अब हम आपकी भी जान खतरे में डाल दें? ऐसा हम हरगिज़ नहीं करने वाले। आओ हमारी पूरी बात तो सुनो, फिर कहना कि क्या करना है क्या नहीं। ये बोलकर उसने अपना पूरा प्लान बताया तो श्लोक ने कहा, रुद्र मेरे ख्याल से नंदिनी जी ठीक कह रही हैं। रुद्र ने कहा, वो तो ठीक है पर इनकी जान को भी खतरा होगा। श्लोक ये क्यों नहीं समझ रहा है? क्या पता वो इन सब में दाई माँ को भी हवन कर दे, तब क्या करेंगे? श्लोक ने कहा, कुछ नहीं होगा, तुम बस अच्छा सोचो और ये बाकी मुझ पर छोड़ दे, मैं देख लूँगा। उसके कहने पर रुद्र मान गया। नंदिनी और रुद्र दोनों ही मोना के घर जाने के लिए रेडी हो गए। मोना घर में बैठी थी। जब डोरबेल बजी तो उसने एक नौकर से गेट खोलने के लिए कहा। रुद्र और नंदिनी सामने थे। नौकर उन दोनों को अंदर लेकर आ गया।
उन्हें देखकर मोना ने कहा, वाह रुद्र, तुमने तो मेरी बात बहुत आसानी से मान लिया। चलो कोई नहीं, अब जब तुम मान गए तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रुद्र ने उसे देखते हुए कहा, दाई माँ कहाँ है? तुमने कहा था मैं आऊँगा तब तुम दाई माँ को छोड़ दोगी, तो उन्हें सामने लेकर आओ। मोना ने उठते हुए कहा, इतनी जल्दी भी क्या है रुद्र, एक बार तुम इसे तलाक दे दो और मुझसे शादी कर लो, बस उसके बाद दाई माँ को ले जाना अपने साथ और साथ में मुझे भी। चलो इन पेपर्स पे साइन कर दो। रुद्र ने कहा, तुम पागल हो गई हो मोना, क्या कर रही हो तुम? तुम्हें पता भी है, तुम्हारे भाई ने तुम्हें बताया नहीं कि मुझसे टकराना कितना बुरा होता है? अगर तुम्हारा भाई होता तो शायद तुम्हें ये पागलपन करने से रोक देता, लेकिन तुम पर अभी समझाने का असर नहीं होगा। मोना ने हंसते हुए कहा, उन्होंने भी बहुत कोशिश किया पर मैंने उन्हें शांत कर दिया। अब वो कभी नहीं बोल सकते, इसलिए उनकी बात छोड़ो तुम। रुद्र ने कहा, मतलब कहाँ है वो? मोना ने कहा, वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो मेरी बात नहीं मान रहे थे, मैंने उन्हें मना किया दाई माँ को मत छोड़ो, पर वो तो तुमसे डर के उन्हें आज़ाद करने वाले थे। वो मुझे समझाने लगे पर मुझे उनकी बकवास नहीं सुनना था, इसलिए मार डाला। अब तुम इस लड़की को जिंदा रखना चाहते हो तो जल्दी से पेपर्स पे साइन करो और इसे तलाक देकर मुझसे शादी करो, फिर मैं उस बुढ़िया को छोड़ दूंगी। अब जल्दी करो। नंदिनी ने उससे कहा, तुम कैसी बहन हो, तुमने अपने भाई को मार डाला? अरे वो इतना प्यार करता था और तुम उसे मार डाली? कैसी बहन हो तुम मोना? उसने हमेशा तुम्हारे लिए सोचा और तुमने उससे ही उसकी ज़िंदगी छीन ली। उसने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, तुम्हें इतना कुछ दिया, और तुमने क्या किया? मोना ने चिल्ला के कहा, चुप कर, मुझे ये भाषण देने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं किया, उनसे एक चीज़ मांगी थी पर उसमें भी वो शांत थे। वो मुझे मजबूरन खुद उस काम को करना पड़ा, उसमें भी उन्हें डर लगने लगा। ऐसे डरपोक की मुझे ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मार डाला। ये बोलकर उसने पेपर आगे किया और रुद्र से बोला, इस पर साइन करो रुद्र, और तुम भी नंदिनी। रुद्र ने पेपर को देखा और एक बार नंदिनी को। उसने मन में कहा, कहाँ है तू श्लोक, जल्दी आ, नहीं तो ये मोना मेरा और नंदिनी का डिवोर्स करा के मानेगी, जल्दी करो। ये बोलकर वो धीरे से पेपर उठा के देखने लगा। उसने पेन उठाया और जैसे साइन करने वाला था तभी श्लोक की आवाज़ आई, रुद्र साइन मत कर, मैं आ गया माँ को लेकर, और इसके लिए इसके ससुराल वाले भी आ गए हैं। ये कहते हुए वो दाई माँ को लेकर नीचे आया और उसके साथ पुलिस भी आई। मोना ये देखकर बोली, ये तुमने ठीक नहीं किया रुद्र, मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं। ये बोलकर उसने सोफे की कुशन के पीछे रखी गन उठा ली और उसे नंदिनी पर तानते हुए बोला, जो भी हो जाए पर मैं इस लड़की को नहीं छोड़ने वाली। ये कहते हुए उसने गुस्से में गन शूट किया, लेकिन नंदिनी वहाँ से हट गई और गोली पीछे दीवार में जाकर लग गई। ये देखकर रुद्र ने मोना के हाथ पर मारा और गन गिरा दिया। तभी लेडी कांस्टेबल ने आकर उसे पकड़ लिया। रुद्र ने दाई माँ से कहा, आप ठीक है ना दाई माँ, इसने कुछ किया तो नहीं? दाई माँ ने कहा, नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम सब ठीक हो ना? उनके पूछने पर रुद्र ने हाँ में सिर हिला दिया। मोना रुद्र को देखकर कहा, ये तुमने ठीक नहीं किया रुद्र, इस लड़की के लिए तुमने मेरे प्यार को ठुकराया है, मैं इस लड़की को छोड़ूंगी नहीं। रुद्र ने पुलिस से कहा, ले जाएं इन्हें और जितने भी केस बनते हैं सब लगाएं, इन्होंने खुद कबूल किया है सब, जो आपको इसमें मिल जाएगा। उसने अपने जेब से निकाल के अपना फ़ोन दिया जिसमें उसने सारी रिकॉर्डिंग किया था। पुलिस उस फ़ोन को और मोना को लेकर चली गई। रुद्र भी दाई माँ को सबके साथ लेकर घर आ गया। अब सब कुछ ठीक था, मोना अपनी जगह पर पहुंच गई थी। रुद्र और नंदिनी को एक दूसरे का साथ मिल गया था, पर अभी रागिनी और श्लोक एक नहीं हुए थे, उनका अभी मिलना बाकी था। 1 महीने बाद शिमला। दाई माँ ने रागिनी और श्लोक के रिश्ते को भी अपना लिया था, इसलिए उन्होंने उन दोनों की जल्द से जल्द शादी करने की सोच ली थी। आज रागिनी और श्लोक की सगाई थी और कल शादी थी, इसलिए अब किसी के पास भी वक्त नहीं था। रागिनी ने तो अपनी साड़ियाँ और शादी में सारा मार्केट खरीद लिया था। उसने इंदौर और शिमला की कहीं भी मार्केट नहीं छोड़ी थी। जितनी उसने तैयारी की थी उतनी तो किसी ने नहीं किया था। शादी इंदौर से हो रही थी, वैसे ही जैसे राजघराने में होती थी। महल जो दुल्हन से भी ज़्यादा सजाया गया था, और इस बीच रुद्र और नंदिनी दोनों ही अलग थे, क्योंकि रुद्र महल से कुछ दूरी पर बने नंदिनी और रागिनी के पापा के फार्म हाउस पर थे। सारे बाराती वहीं रुके थे। रुद्र को नंदिनी से मिलने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। बेचारे की हालत ख़राब थी, पर करता भी क्या, काम जो इतना था
इधर नंदिनी एक एक काम खुद खड़े होकर देख रही थी। रागिनी के गहने से लेकर कपड़े तक उसने खुद खड़े होकर देख कर लिया था। उसने कोई कमी नहीं छोड़ी थी उसकी शादी में। बनारस से साड़ी आई थी, राजस्थान से लहंगे आए थे, और भी ना जाने कहाँ से क्या मंगवाया था। जैसे शादी उसके पिता ने उन दोनों के लिए सोचा था, वैसी ही शादी वो रागिनी के लिए करवा रही थी। नंदिनी खड़ी होकर बाहर के स्टेज को सजा रही थी गुलाब से कि तभी रागिनी ने आकर कहा, दीदी मैं अभी 1 घंटे में आ जाऊंगी, तब तक मेकअप वाली आ जाएगी। बस गई आई। ये बोलकर वो बिना कुछ सुने बस वो भाग गई। नंदिनी उसे आवाज़ देती रही पर उसने सुना ही नहीं। नंदिनी वापस से काम में लग गई। रागिनी अपने पापा के फार्म हाउस पर पहुंची तो उसे सामने ही दाई माँ दिख गई। उसने जाकर उनका हाथ पकड़ा और उनसे बोली, चलें, मुझे आपसे और रुद्र जी से बहुत इम्पॉर्टेंट बात करनी है, चलें जल्दी से। ये बोलकर वो दाई माँ को अपने साथ ले आई। रुद्र भी उसे अंदर मिल गया। उसने रुद्र से कहा, जीजा जी चले, कुछ काम है। ये बोलकर वो उसे भी अपने साथ ले गई। जब वो उन दोनों को कमरे में लेकर आई तो रुद्र ने कहा, क्या हुआ रागिनी, ऐसे क्यों लेकर आई हो तुम हमें? रागिनी ने कहा, वो इसलिए क्योंकि मुझे आप दोनों से बहुत ज़रूरी बात करना था। दाई माँ ने कहा, क्या हुआ, सब ठीक है ना, कोई बात तो नहीं हुई? रागिनी ने कहा, नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ, बस हमें ये बोल रहे थे क्यों ना मेरे साथ दीदी और जीजा जी की वापस से शादी करा दी जाए। अब देखें, इन दोनों की शादी ऐसी हुई कि दीदी तो अपनी शादी को एंजॉय भी नहीं कर पाई। इसलिए मैं चाहती हूँ जितनी रस्में मेरी शादी में हो उनकी भी उतनी हो, और उनकी शादी भी एक बार धूमधाम से हो, जिसमें वो अपनी शादी को एंजॉय कर सकें। क्या बोलते हैं आप? दाई माँ ने कहा, हाँ बोल तो तुम सही रही हो रागिनी, इन दोनों की शादी तो मुझे भी ऐसे पसंद नहीं आई। मैं कितने धूमधाम से इन दोनों की शादी कराना चाहती थी। अब जब तुमने कहा है तो फिर ठीक है, आज नंदिनी की भी सगाई कर देते हैं और कल अपने दोनों बेटे की बारात ले आते हैं। और हाँ, ये बात किसी को बताना मत प्लीज़, हम दीदी को सरप्राइज़ देना चाहते हैं। उसके ये कहने पर सब मान गए और वहाँ से महल वापस आ गई। शाम को रागिनी खुद भी रेडी हुई और उसने नंदिनी को भी बहुत अच्छे से रेडी किया। नंदिनी उसे मना कर रही थी पर रागिनी के सामने किसकी चलने वाली थी, इसलिए नंदिनी की भी नहीं चली। जब शाम को सब आए तो काका ने सबका स्वागत किया। नंदिनी रागिनी को लेकर आ गई। उसे अभी तक नहीं पता था कि रागिनी ने क्या किया है, पर इस लोग को दाई माँ और रुद्र ने बता दिया था, इसलिए उसे सब पता था। जब पंडित जी ने चारों अंगूठियाँ देते हुए कहा, अब ये आप लड़का लड़की को पहना सकते हो, तो नंदिनी ने कहा, पर सगाई तो 2 लोगों की है, ये 4 अंगूठी किस लिए? रागिनी ने उसे पकड़ के बैठाते हुए कहा, यह आपकी और रुद्र जी की भी सगाई है दीदी। अब आपकी और रुद्र जी शादी ऐसी हुई जिसमें किसी को मज़ा नहीं आया, इसलिए हमने सोचा क्यों ना एक धूमधाम वाली शादी हो जिसमें हम अपनी बहन की शादी में नाचने वाले सपना पूरा कर सकें। इसलिए हमने सोचा क्यों ना एक धूमधाम वाली शादी हो जिसमें हम अपनी बहन की शादी में नाचने वाले सपना पूरा कर सकें, इसलिए ये हमने किया। अब चलें जल्दी से इन्हें अंगूठी पहना दें, नहीं तो मुझे इस कनखजूरे को अंगूठी पहनाने में देरी होगी। उसके कहने पर सब हंसने लगे और इस लोग ने उसके सर पर दिया। नंदिनी ने अंगूठी उठा के रुद्र के हाथ में पहनाई और रुद्र ने उसके हाथ में। फिर रागिनी और श्लोक ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। सब बहुत खुश थे। सबसे ज़्यादा कोई खुश था तो वो थी नंदिनी। उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ जो आई थी। रुद्र उसके पास आया तो उसने देखा नंदिनी अकेले खड़ी न जाने क्या सोची जा रही थी। उसने नंदिनी से कहा, क्या हुआ, आप खुश नहीं हैं दोबारा मुझसे शादी करने के लिए? नंदिनी ने कहा, नहीं, सोचा था कोई और मिल जाएगा, पर अब वापस से आपसे ही शादी, ये बोरिंग नहीं हो जाएगी रुद्र जी? रुद्र ने उसे घूर के देखते हुए कहा, किसी और का ख्याल तो आप निकाल दे रानी साहिबा जी, क्योंकि आपको हर जन्म के लिए ये रुद्र मिल गया है, तो अब इसके साथ जीने के लिए रेडी हो जाएं। ये कहते हुए उसने उसे पीछे से बाहों में लिया और खड़ा हो गया। शादी का दिन, महल। रागिनी और नंदिनी दोनों ही दुल्हन बनी बैठी थी। तभी किसी ने आकर कहा, बारात आ गई है, पर उनका स्वागत करने के लिए कोई है नहीं। नंदिनी के यहाँ रिवाज था कि दूल्हे का स्वागत दुल्हन की माँ या कोई बड़ी औरत ही करती थी, पर ऐसा कोई भी नंदिनी के घर में नहीं था। रागिनी ने कहा, अब क्या करें दीदी, कौन निभाएगा इस रिवाज को, क्योंकि हम तो बाहर नहीं जा सकते हैं। तो अब नंदिनी ने सोचने लगी। तभी काका ने कहा, बिटिया इसमें सोचना क्या है, आप रानी साहिबा हैं और इस घर की सबसे बड़ी, इसलिए मेरे ख्याल में आपको ही जाना चाहिए
और आपके बाद चाहे तो रागिनी जी रुद्र जी का तिलक कर स्वागत कर सकती हैं। नंदिनी ने कहा, पर काका हमारे यहाँ दुल्हन नहीं जाती है। आप दुल्हन अभी बनी हैं, पर उससे पहले आप यहाँ की रानी साहिबा हैं, तो आप ये कर सकती हैं। काका ने ये कहा कि तभी दाई माँ की आवाज़ आई, ठीक कह रहे हैं तुम्हारे काका नंदिनी, तुम इस महल की बड़ी हो और रागिनी की माँ जैसी हो, इसलिए तुम चलकर इस लोक का तिलक करो, और बुरा ना मानो तो क्या मैं रुद्र का तिलक कर स्वागत कर सकती हूँ। अब देखा जाए तो तुम दोनों मेरी बेटी ही हो, तो एक माँ की तरह मैं रुद्र का तिलक कर देती हूँ और तुम इस लोक का। उन सब की बात पर नंदिनी मान गई। दाई माँ गई और रुद्र का तिलक कर उसका स्वागत किया। फिर नंदिनी की बारी आई, तब एक नौकर ने कहा, रानी साहिबा आ रही हैं। ये सुनते ही रुद्र की नज़रें सामने हो गई। नंदिनी अपने चेहरे को झीने लाल दुपट्टे में छुपाए सज कर जब आरती की थाल लिए आई तो रुद्र की नज़रें उस पर से हट ही नहीं रही थी। उसने राजवाड़ों वाला दुल्हन का जोड़ा और बहुत से गहने पहने हुए थे, हाथों में कड़ी चूड़ियाँ थीं। नंदिनी ने इस लोक का तिलक किया और उसकी रति कर पैर धुला के अंदर ले आई। उसके बाद नंदिनी वहाँ से चली गई। कुछ देर में रुद्र और इस्लोक दोनों ही मंडप में आए और पूजा करवा के पंडित जी ने दुल्हनों को बुलवाया। नंदिनी और रागिनी दोनों ही साथ आईं और अपने अपने दूल्हे के साथ बैठ गईं। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे। रुद्र नंदिनी को देख रहा था और इस्लोक रागिनी को। दोनों को ही अपना प्यार मिला था। शादी पूरे विधि विधान से पूरी हुई। चारों ने सबसे आशीर्वाद लिया। रात का वक्त, महल। इस्लोक अपनी रागिनी के रूम में आया। उसने सामने देखा तो रागिनी घूंघट किए हुए बैठी थी। इस्लोक ने बहुत खुश होते हुए दरवाज़ा बंद किया और रागिनी के पास आ गया। उसने रागिनी को देखकर कहा, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि हमारी शादी हो गई है, पर अब तुम सामने हो तो सच लगता है। मन करता है तुम्हें बाहों में ले लूँ और बस रात ऐसे गुजर जाए। ये बोलकर उसने जब घूंघट उठाया तो सामने एक पुतला रखा और रागिनी वहाँ नहीं थी। तभी उसे हंसने की आवाज़ आई। उसने साइड में देखा तो रागिनी खड़ी हंस रही थी। रागिनी ने उसे देखते हुए कहा, ले लो बाहों में और गुजार लो रात। किसने मना किया है? इसके साथ तुम्हारी जोड़ी भी बहुत अच्छी लगेगी। ये बोलकर वो हंसने लगी तो इस्लोक ने उठते हुए कहा, रुको अभी बताता हूँ। ये बोलकर वो उसकी तरफ भागा तो रागिनी दूसरी तरफ से भाग गई। इस्लोक ने उसे दूसरी तरफ से पकड़ के कहा, हाँ तो अब बोलो क्या बोल रही हो, और ये सब क्या था? रागिनी ने उसे देखते हुए कहा, बस आपको थोड़ा तंग कर रहे थे। इस्लोक ने उसे पास लाते हुए कहा, तो हम भी तंग कर लें? ये कहते हुए वो उसके पास आया और उसके चेहरे को अपने बहुत करीब ले आया। रागिनी खामोश सी सिमटी हुई उसकी बाहों में खड़ी थी। इधर रुद्र जब अपने कमरे में आया तो उसने देखा नंदिनी बालकनी में खड़ी थी। उसके खुले बाल हवा से पीछे की तरफ उड़े जा रहे थे। रुद्र ने उसे पीछे से पकड़ते हुए कहा, अब लगा कुछ सुकून मिला हो। नंदिनी मुस्कुराए हुए उसे देखे जा रही थी। रुद्र ने उसे अपनी तरफ करते हुए कहा, अच्छा बताओ आपको क्या चाहिए? नंदिनी ने कहा, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम आपको कुछ दे सकते हैं, बोलो तो दें। रुद्र ने उसे देखते हुए कहा, क्या? नंदिनी उसके थोड़ा करीब आई और उसके कानों में धीरे से बोली, आप पापा बनने वाले हैं। ये बोलकर वो रुद्र की तरफ देखने लगी तो रुद्र हैरानी से देखे जा रहा था। नंदिनी थोड़ा शर्मा रही थी और उसे देखे जा रही थी। रुद्र ने खुश होते हुए कहा, सच में? हाँ, आज सुबह ही रिपोर्ट आई, सोचा आपको सबसे पहले बता दें। उसके ये कहते ही रुद्र ने उसे बाहों में उठा लिया और उसे बोला, थैंक यू ये खुशी मुझे देने के लिए और ख़ुद को मेरी ज़िंदगी में लाने के लिए। शुक्रिया मेरी रानी साहिबा। ये कहते हुए रुद्र बहुत खुश था और उसकी बाहों में नंदिनी। दोनों को प्यार के साथ सुकून मिल गया था। आप सभी लोगों का इस कहानी को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।